आप देख रहे हैं नेटवर्क 22 राज खान के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी मोटर बाइक हमेशा तिरकौली हाईवे के पुराने हॉस्टल के सामने अचानक ही कुछ देर के लिए बंद पड़ जाया करती थी। वैसे तो हॉस्टल के सामने से गुजरने वाले इस रोड से कोई गाड़ी आती जाती नहीं थी, वो भी इसी हॉस्टल के कारण। कहते हैं कि कभी ये गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ की वार्डन मैडम पूर्वा बहुत ही सख्त थी, साथ ही उनका खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी मर्द हॉस्टल के सामने से भी गुजरने से कतराता था। लेकिन अचानक ही ये हॉस्टल रातों रात बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उस रात जितनी भी लड़कियां हॉस्टल में थी वो सब की सब लापता हो गई। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। 333 लड़कियां हमेशा के लिए लापता हो गई, जिसके बाद से यह हॉस्टल प्रशासन द्वारा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पर इस घटना के बाद यह अजीबोगरीब चीजें होने लगी। किसी को हॉस्टल से बच्चे के रोने की आवाजें आईं तो किसी को हॉस्टल की छत पर ढेर सारी लड़कियां घूमती नजर आईं। यहाँ तक कि कुछ और लड़कियां भी हॉस्टल के सामने से अचानक ही गायब हो गईं, जिसके बाद इस हॉस्टल को भूतिया मान लिया गया। और डर का आलम यह है कि इस हॉस्टल के सामने से कोई गुजरता तलक नहीं है। पर मेरे लिए ये सब एक मात्र कहानी है, इसलिए मैंने कभी भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। वो अलग बात थी कि मेरी मोटर बाइक हमेशा हॉस्टल के सामने ही बंद पड़ जाती थी, पर मेरे लिए महज मोटर बाइक की किसी खामी से ज़्यादा कुछ नहीं था। पर जल्द ही मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। दरअसल दोस्तों, एक रात जब मैं इसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने से गुजर रहा था तो हमेशा की तरह मेरी मोटर बाइक एकाएक बंद हो गई। चूँकि अब मुझे इसकी आदत सी हो गई थी, तो ऐसे में मैं अपने मोटर बाइक से उतरा और उसे धकेलते हुए वहाँ से आगे लेकर जाने लगा। जैसा कि मुझे मालूम था कि कुछ आगे जाने के बाद बाइक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। पर जैसे कुछ आगे जाने के बाद मैंने मोटर बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो वैसे ही पीछे से एक लड़की भागती मेरे पास आई और बोली, यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उस वक्त ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं उस अजनबी लड़की के इतना कहते ही उसे बाइक पर बैठने को बोला, और उसके बैठते ही मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से फुल स्पीड में निकल गया। फिर जब मैं उस गर्ल्स हॉस्टल से काफ़ी दूर निकल आया तो अचानक से मेरा दिमाग घूम गया और मैंने वहीं पर बाइक रोक दी और उस लड़की को नीचे उतरने को कहा। और जैसे ही वो लड़की मेरी बाइक से नीचे उतरी तो वैसे ही मैं उस पर भड़कते बोला, कौन हो तुम और तुम वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पास क्या कर रही थी? अभी मैं उससे सवाल ही कर रहा था कि तभी मेरा ध्यान उसके उभरे हुए पेट पर गया। उसके फूले हुए पेट से साफ लग रहा था कि वो माँ बनने वाली है। इससे पहले मैं उसके बच्चे के बारे में पूछता कि वो रोते बोली, भैया अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है आपको कुछ भी बताने का, आप मुझे कैसे भी करके जगसाद नगर पहुंचा दो। जैसे उस लड़की ने जगसाद नगर का नाम लिया तो वैसे ही मैंने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम भी है जगसाद नगर यहाँ से कितना दूर है? मैं तुम्हें मंटू रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, तुम वहाँ से ट्रेन में चली जाना। हालांकि मुझे उसकी हालत देखकर उस पर तरस तो आ रहा था, पर मैं किसी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उस लड़की को सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को तैयार हुआ, जो कि 5 किलोमीटर ही दूर था। वो लड़की भी मान गई और फिर अगले 15 से 20 मिनटों में मैं उस लड़की को लेकर मंटूर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे। मैं फटाफट टिकट काउंटर पर पहुंचा और जब करेली जाने वाली ट्रेन की पूछताछ की तो पता चला कि करेली जाने वाली ट्रेन रात के 11:59 पर आएगी। मैंने टिकट तो ले लिया, पर टिकट लेने के बाद मैं ये सोचने लगा कि बेचारी ये इस हालत में अकेली इतना लंबा वक्त कैसे काटेगी। ऊपर से स्टेशन पर भी ज़्यादा लोग नहीं हैं और जब तक ट्रेन आएगी तब तक शायद ही कोई यहाँ पर होगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की स्टेशन पर चाय ब्रेड की दुकान की तरफ देख रही थी। उसे उस तरफ घूरता देख मैं समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसलिए मैंने उसके लिए चाय और ब्रेड ले ली और जैसे उस लड़की के हाथों में दी तो वैसे वो चाय और ब्रेड पर टूट पड़ी। उसे ऐसे खाता देख मैं बोल पड़ा, क्या बात है, तुम जन्म जन्म की भूखी हो क्या?
मेरे ये बोलते उसने एकदम से खाना बंद कर दिया और मेरे को एकटक देखने लगी। उसे मुझे इस तरह घूरता देख मेरी सांसें पल भर के लिए हलक में अटक सी गईं। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद जब उसने मुंह का निवाला निगलने के बाद कहा, पिछले 456 दिनों से मैंने नवजात बच्चों के अलावा कुछ नहीं खाया है। जैसे उस लड़की के मुंह से ये बात निकली कि उसने पिछले 456 दिनों में सिर्फ नवजात बच्चे ही खाए हैं, ये सुनकर तो मेरा पूरा शरीर ही एकदम से ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ पर कपकपाने लगे थे। मुझे डर और भय से कपकपाता देख वो लड़की बोली, क्या हुआ भैया, आप तो इतने में ही घबरा उठे। मेरी सोचो मुझ पर क्या बीती होगी जब मुझे नवजात बच्चे को खाना पड़ता था। जब उस लड़की ने ये कहा बच्चों को खाना उसकी मजबूरी थी, तो मैं चौंकते बोला, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें बच्चों को खाना पड़ा? इससे अच्छा तो तुम मरी जाती। मेरी ये कहते उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए और फिर वो बिलखते बोली, आप ठीक कह रहे हो भैया, मैंने भी अपनी जान देने की पूरी कोशिश की, पर वहाँ मौत भी अपनी मर्जी से नहीं मिलती। मिलता है तो बेहिसाब दर्द और खौफ की झलक, जिसे कोई एक बार देख ले वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाए। उस लड़की की आंखों में उन आंसुओं के अलावा जो मुझे उस वक्त दिखाई दे रहा था वो था गहरा दर्द और सच्चाई। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था इस लड़की के साथ, पर क्या ये जानना भी बाकी था। हालांकि उसकी चंद बातों ने ही मुझे डर से अंदर तक दहला दिया था, पर इसके बावजूद मुझे उसकी पूरी सच्चाई जाननी थी और इसलिए मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछते हुए कहा, बहन तुम्हारा नाम क्या है और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें नवजात बच्चों को अपना आहार बनाना पड़ा? मेरे ये सवाल करते उस लड़की ने अपना नाम रेखा बताया और अपना नाम बताने के बाद वो खामोश हो गई और फिर कुछ सोचने के बाद बोली, भैया मैं आपको सब कुछ बता तो दूं, पर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर इसके बावजूद आप अगले कई महीनों तक सो नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप भी वो सब महसूस करने लग जाएं जो मैंने किया है, इसलिए आप एक बार फिर से सोच लीजिए। उस लड़की के ये बोलते ही मैंने बिना सोचे समझे उसे ये सब बताने को कह दिया। मेरे हाँ कहते उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आज से मैं 456 दिन पहले मैं उस गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुई थी, क्योंकि मेरी दीदी सुमित्रा भी दूसरी लड़कियों के साथ उस रात लापता हो गई थी। और जब बिना छानबीन के केस को बंद कर दिया गया तो मेरे पिताजी थाने पहुंचे ये पूछने के लिए कि उनकी बेटी कहाँ पर है, पर पुलिस वालों ने उन्हें दीदी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर वो पिताजी को हिदायत देते हुए बोले, अपनी बेटी को भूल जाओ और हो सके तो कभी अपनी बेटी की तलाश भी नहीं करना, यहाँ तक कि वो गलती से भी कहीं दिख जाए तो भी उसे पहचानने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पुलिस वालों के अजीब और बेतुकी बातें पिताजी को उस रोज तो समझ में नहीं आई और वो खुद ही दीदी को ढूंढने में लग गए। वो कई रातों तक उस गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूमते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उस हॉस्टल में घुसने की भी कोशिश की, पर हर बार वो जैसे हॉस्टल के अंदर जाने की सोचते तो वो बेहोश हो जाते, जिस वजह से वो कभी उस गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल ही नहीं हो पाए। कई महीने ऐसे बीत जाने के बाद भी पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुमित्रा दीदी उसी गर्ल्स हॉस्टल में ही है। पिताजी की ये जिद कब उनका पागलपन में बदल गई पता ही नहीं चला और वो कई सालों तक उसी गर्ल्स हॉस्टल के पास जमे रहे। फिर जब वो एक रात घर लौटे तो उनके हाथ में खून से सना हुआ दीदी का दुपट्टा था। अभी मैं पिताजी से कुछ पूछ पाती कि पिताजी बोले, मैंने कहा था ना सुमित्रा वहीं हॉस्टल में है। आज उसने मुझे हॉस्टल की छत से आवाज़ दी थी और कहा मुझे बचा लो, पर मैं उस हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं मर्द हूँ और उस हॉस्टल में सिर्फ औरत ही जा सकती है, इसलिए तुम जाओ और अपनी बेटी को बचा के ले आओ। पिताजी की बात सुनकर माँ कुछ पल के लिए भावुक तो हुई, पर माँ को लगा कि उनका ये दिमागी फितुर है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए माँ ने उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। और जब पिताजी को लगा कि माँ को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो वो मायूस हो गए और जाते जाते मुझसे बोल गए, हो सके तो एक बार अपनी दीदी को देखने हॉस्टल चली जाना। ये कहकर पिताजी उस रात चले गए और फिर वो कभी नहीं लौटे। और फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने उस हॉस्टल में जाने की सोची, और जब मैं एक रात चुपके से हॉस्टल में दाखिल हुई तो हॉस्टल में दाखिल होते ही मुझे वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ घूमती हुई नजर आईं। उन लड़कियों को हॉस्टल में देखकर मुझे लगा कि पिताजी सही कह रहे थे, पर ये सब यहाँ हैं तो ये अपने घर पर क्यों नहीं जाती। अभी ऐसे कुछ सवाल मेरे जहन में उठ ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ चीख चिल्लाहट मच गई। अभी मैं कुछ समझ पाती कि तभी मुझे एक गर्भवती लड़की भागती नजर आई, जिसके पीछे बाकी लड़कियां हाथों में चक्कू लिए दौड़ रही थी। और जैसे वो लड़की नीचे गिरी
तो वैसे उसके पीछे भाग रही लड़कियों ने उसे दबोच लिया और उसका पेट चीरकर उसका बच्चा निकाल लिया और वो आपस में ही उस बच्चे को खाने लगी। अब ये सब देखकर जहां मुझे उल्टी होने लगी थी तो वहीं बाकी लड़कियां जश्न मना रही थी। ये देखकर मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैंने वहां से उसी वक्त निकलने की सोची और जैसी मैं उस ओर बढ़ी जिधर से मैं अंदर आई थी तो वैसे किसी ने मेरा गला दबोच लिया और मैं दर्द से छटपटाने लग गई। दोस्तों, वो लड़की मुझे अपनी आप बीती सुनाई रही थी कि तभी वो एक दर्द से चीखने लगी। शायद उसे लीवर पेन शुरू हो गया था। अभी मैं ये सोच पाता कि क्या करना है कि तभी उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगा। उस लड़की के मुंह से खून निकलता देख मैं बुरी तरह से घबरा गया और मदद के लिए वहां से भागा, क्योंकि मंटूर स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल था। और जब मैं वहां से अपने साथ हॉस्पिटल के स्टाफ को लेकर वापस से स्टेशन आया तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। हमने उसे स्टेशन के हर कोने में तलाशा पर वो कहीं नहीं मिली। मेरी वो रात मंटूर रेलवे स्टेशन पर ही बीती। खैर, वो लड़की तो मुझे फिर नहीं दिखी, पर आज भी मैं जब उस गर्ल्स हॉस्टल से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और अब तो मेरी बाइक भी उस हॉस्टल के सामने से गुजरते वक्त बंद नहीं पड़ती है। अब मुझे लगता है कि इस हॉस्टल में बहुत से राज छुपे हैं जो शायद ही कभी बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आज की एक और दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, बंगाल के घने जंगलों के बीच शहर से कोसों दूर बसा था एक कपरोल गांव, जहां बच्चा पैदा करने का एक अनोखा और भयभीत कर देने वाला रहस्य है। कहते हैं अगर बच्चे को सही सलामत पैदा करना होता है तो गर्भवती महिला को शमशान में ही बच्चा पैदा करना पड़ता है। अगर उसने घर में बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा जन्म देते मर जाता है। आखिर दोस्तों, क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस डरा देने वाली खौफनाक कहानी को। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम चंद्र शर्मा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरोली का रहने वाला हूँ। दरअसल ये बात तब की है जब मेरा ट्रांसफ़र बंगाल के कपरोल गांव से 6 किलोमीटर दूर बने एक छोटे से अस्पताल में कर दिया गया था। दरअसल जिस हॉस्पिटल में मैं कार्यरत था उसी अस्पताल की एक छोटी सी शाखा उस गांव के पास अस्पताल ने खोल दी थी, जिसे डिस्पेंसरी कहते हैं, ताकि गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए दूर के अस्पतालों में इलाज के लिए जाना ना पड़े। उस शनिवार की रात मैं ट्रेन में बैठा और निकल पड़ा बंगाल के उस कपरोल गांव के अस्पताल की ओर। सुबह 10:23 पर गाड़ी ने मुझे बंगाल के जंक्शन पर छोड़ दिया, जहां से मुझे कुंदरकी के लिए बस पकड़नी थी। मैंने वहीं के बस डिपो से कुंदरकी के लिए बस पकड़ ली और फिर 1.5 घंटे के सफ़र के दौरान मैं कुंदरकी पहुंचा। अब मुझे वहां से किसी से ये पूछना था कि ये कपरोल गांव कुंदरकी से कितना दूर पड़ता है और मुझे उस गांव के लिए सवारी कहां से मिलेगी। खैर, जब मैं उस बस स्टैंड से जब बाहर निकला तो मुझे सड़क पर कुछ रिक्शे दिखाई दिए जो पैडल वाले थे। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि उस गांव तक कोई भी सवारी नहीं जाती है, लिहाजा आपको सड़क पर ही उतरना होगा। आपको गांव में जाने के लिए मेन सड़क पर ही उतरना होगा। तभी मैंने उस रिक्शे वाले को समझाते हुए कहा, अरे भाई साहब, वो मुझे गांव में नहीं जाना है। दरअसल वो क्या है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे कपरोल गांव के पास जो वंदना अस्पताल है मुझे वहीं जाना है। मेरे इतना कहते उस रिक्शे वाले ने मुझे रिक्शे में बैठने को बोल दिया और फिर मैं 1.25 घंटे के सफ़र के बाद जाकर वंदना अस्पताल पहुंच पाया। जहां पहुंचते ही मैंने एक गहरी सांस ली और उसे पैसे देकर वापस लौटा दिया। फिर मैंने अगले दिन से अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली और अपने काम पर फोकस करने लगा। अब मुझे काम करते हुए 2 महीने का वक्त हो गया था। मरीजों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। फिर इसी बीच हमें गांव-गांव जाकर सर्वे के लिए जाना पड़ा और उसी सर्वे के दौरान जब मैं कपरोल गांव में पहुंचा तो 2-4 घरों में कुछ गर्भवती महिलाएं मिली जो दर्द से करा रही थी। जब मैंने उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, ये कहकर कि इस गांव की कोई भी गर्भवती महिला अस्पताल नहीं जाती है। जब मैंने इसका विरोध किया तो गांव के कुछ लोग मुझ पर भड़क उठे, लिहाजा मैं उल्टे पांव उस जगह से वापस आने लगा। अभी मैं गांव से बाहर निकला ही था कि तभी मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में लेकर जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो सभी उस महिला को अस्पताल लेकर जा रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। फिर मैंने वहीं के एक आदमी से उस महिला के बारे में पूछा तो मुझे जो पता चला वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल उस आदमी ने बताया कि उस महिला को गांव से दूर
एक शमशान घाट में लेकर जाया जा रहा है जहां पर उस महिला की डिलीवरी होगी। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वहां पर कोई वैद्य या कोई बाबा होगा जो शायद इस तरह के उपचार करता होगा, लेकिन मैं यहाँ भी गलत था। फिर जब मैंने उससे और पूछताछ की तो पता चला कि उस शमशान घाट में ना तो कोई बाबा है और ना ही कोई वैद्य जो उस महिला का उपचार कर सके। अब ये सुनकर मेरे अंदर सवालों के बादल उभरने लगे कि उस महिला को डिलीवरी करने के लिए शमशान घाट में क्यों लेकर गए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर मैंने अपने पांव अस्पताल जाने के बजाय उन लोगों के पीछे मोड़ दिए। कुछ समय के बाद मैं उस बैलगाड़ी का पीछा करते हुए पहुंचा उस शमशान घाट में जहां पर उन लोगों ने उस गर्भवती महिला को नीचे लिटा दिया था और वो सभी एक घने पेड़ के नीचे दूर खड़े होकर देख रहे थे। ये सब नज़ारा मैं भी दूर खड़ा होकर छुपकर देख रहा था ताकि किसी की भी नज़र मुझ पर ना पड़ सके। देखते ही देखते अब काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, मगर अभी भी वो महिला दर्द से छटपटाए नीचे पड़ी हुई थी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि भला ये कैसे लोग हैं जो इस महिला के साथ इतना घिनौना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई आदमी है और ना ही कोई और जो इस महिला की डिलीवरी कर सके। खैर, जब रात के 11 बज गए तो मुझे कुछ देखने को मिला, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी अलग था। दरअसल मैंने देखा कि वहीं पर खड़े 7 बड़े पेड़ जिनके भीतर से एक तेज चमकदार रोशनी आकर उस महिला के ऊपर पड़ी, और जैसे उस महिला पर वो रोशनी पड़ी कि एक तेज चीख के साथ वहां पर खामोशी पसर गई। अब वो महिला बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। मुझे लगा कि उस महिला को कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ देर के बाद उस महिला में हलचल हुई और वो उठकर बैठ गई। और जैसे वो महिला उठकर बैठी कि तभी एक बच्चे की रोने की भी आवाज़ सुनाई दी, जिसे देखकर मैं चौंक गया। मैं सोच में पड़ गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महिला की डिलीवरी बड़ी आसानी से हो गई। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस महिला को लोग उठाकर अपने घर लेकर जाने लगे, मगर उस बच्चे को वहीं पर रोता छोड़ दिया। ये बात कुछ भी समझ में नहीं आई। खैर, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दोस्तों, उस पूरी रात मैं सवालों के घेरे में फंसा रहा। पूरी रात मुझे बेचैनी बनी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। पर जैसे ही सुबह हुई कि तभी मैं सीधे पहुंचा उसी कपरोल गांव के उसी घर में जिसमें वो गर्भवती महिला थी। फिर जब मैंने उसी घर के एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी जो बहुत ही पुरानी है। दरअसल उन्होंने बताया कि 150 साल पहले इस गांव में एक लड़की वृंदा को सती बना दिया गया था, वो भी जबरदस्ती। लेकिन कहते हैं कि वो अपनी मौत के बाद भी जली नहीं। उसकी चीखें आज भी गांव के उस शिव मंदिर के पास सुनाई देती हैं जहां रहकर वो पूजा पाठ किया करती थी। कहा जाता है वृंदा ने मरने से पहले एक श्राप दिया था, जब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी इस गांव की कोई भी माँ अपनी कोख का फल नहीं देख पाएगी। और उसी दिन से रात में गांव की औरतें एक आवाज़ सुनती थी जैसे कोई उनके पेट से बात कर रहा हो। एक धीमी कराती हुई आवाज़, जैसे मेरे साथ न्याय करो नहीं तो मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी। और तो और कुछ लोगों ने रात में मंदिर के पीछे एक औरत की परछाई भी देखी थी, जलता हुआ चेहरा और उसकी लाल आंखें। तभी गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया तो उसने बताया कि ये आत्मा शांति नहीं चाहती बल्कि ये बदला चाहती है। जब तक सती वृंदा की चिता के पास की राख गंगा जल से शुद्ध नहीं की जाएगी ये अभिशाप ऐसे नहीं टूटेगा। तभी उस तांत्रिक ने महिला की आत्मा को कैद करने की कोशिश की, मगर वो कैद नहीं हो पाई और गांव में मृत बच्चे पैदा होने लगे। तभी उस तांत्रिक ने अपनी काली विद्या से 7 डायनों को शमशान घाट में प्रकट किया और अपने वचन में बंधक बनाकर उनसे गर्भवती महिला की रक्षा करने को कहा। और तभी से गांव की हर गर्भवती महिलाओं को वहीं पर ले जाया जाता है और बच्चे को 3 दिन तक वहीं उन्हीं डायनों की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि 3 दिन तक उस बच्चे पर वो डायने कोई तंत्र मंत्र करती हैं ताकि मंदिर वाली आत्मा उस बच्चे को अपना शिकार न बना सके। लेकिन वो डायन अपने समय में बहुत ही खतरनाक डायन थी, लोगों को मारकर उनका खून पीती थी। पर अब वो उस तांत्रिक के कहने पर ऐसा अच्छा काम क्यों करती हैं ये तो हम में से कोई नहीं जानता। दोस्तों, उन काका की ये बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस गांव में डायनों की देखरेख में बच्चा पैदा होता है। अब ये अंधविश्वास है या फिर कोई सच, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। खैर दोस्तों, आगे की कहानी को जब मैंने एक बाबा से पूछा जो कपरोल गांव के एक मंदिर में बैठते थे तो उन्होंने उन डायनों के बारे में बताया जो बहुत ही भयानक था। पर उसके बाद मैं अस्पताल वापस आ गया और फिर उसके कुछ महीनों के बाद
मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र किसी और अस्पताल में कर दिया गया। फिर मैं कभी भी बंगाल के कपरोल गांव के उस अस्पताल में दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त